है। सो अभी जैसे क्वेश्चन किया अबाउट द स्ट्रक्चर डिस्कशन, दो तीन तरह के जो स्टेशंस होते हैं, एक तो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल होता है, एक काउंसलिंग होता है, एक आपका विद पेशेंट होता है जो कि पेशेंट के ऊपर एक स्ट्रक्चर डिस्कशन होती है। एक कुछ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होता है, और उसके बाद आपने वो क्विकली मैनेजमेंट उनकी डिस्कस करनी होती है, एक्सेट्रा। एक स्किल डेमोज होती है। सो जो स्ट्रक्चर डिस्कशन है उसमें इट्स इजियर देन हैविंग अ लाइफ पेशेंट, बिकॉज उसमें फिर आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा होता। यू डोंट नीड टू यूज वेरी टू मच नॉन मेडिकल टर्म्स। आप डायरेक्ट एग्जामिनर को बता रहे होते हो कि दिस इज द आउटलाइन और द होल स्ट्रक्चर ऑफ माई डिस्कशन, दैट जिस तरीके से आई विल प्रोसीड विद द पेशेंट। तो उसमें फिर इस तरह करते हैं। ठीक है। जी जी मैडम। जी। और कोई क्वेश्चन? Mate venina y mude kamre में नहीं वाली कोई बात ये है कट एक बड़ी जी मते जी खड़ी मैम। में स्टोर रूम है ना। तो आज हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने ये नोट किया। सॉरी, मैं जरा आप सबको म्यूट करूंगी। जिसने बात करनी होगी वो फिर अनम्यूट कर ले अपना। सो लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों के साथ क्लास ली थी, सो आई नोटिस्ड कि अभी एक चीज तो ये कि यू हैव एडिक्वेट टाइम। अच्छी बात यह है कि अभी टाइम है। सो अगर आप शुरू से ही बेस से ही अपनी एक डिस्कशन और टॉक को ठीक कर लो तो आपको आखिरी महीने में तैयारी में बहुत आसानी होगी। नंबर वन। नंबर टू ये कि आप लोगों ने स्पेशली वो जो अब नया बैच है एक तरह से, दे नीड टू मेक आउटलाइन ऑफ मेनी थिंग्स, बिकॉज आप लोगों को थ्योरी लास्ट टाइम भी जैसे हमारा जो सिनेरियो था उसमें डॉक्टर न्यू द थ्योरी एंड शी न्यू एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट एबल टू कन्वे इट टू मी प्रॉपरली। उसकी वजह ये थी कि एक आउटलाइन नहीं बनी हुई थी। इस इधर क्लास में तो खैर फिर भी उस तरह का डर नहीं है और उस तरह का एक मेंटल स्टेट नहीं है। एग्जाम में तो आपको जिसको आता हो उसको डर की वजह से भी नहीं, बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे होते हो। और सीधी सी बात है कि इफ यू मिस एनीथिंग in exam or in your clinic or in your normal practice, so it is not good for the, it will increase the morbidity of the patient actually. So उस चीज के लिए you cannot miss anything। उसमें आपको एक आउटलाइन बनानी है हर चीज की, कि जब आप मैनेजमेंट प्लान की बात कर रहे हो तो आपका 1 2 3 इस तरीके से आउटलाइन बनी हो कि आप उसमें ये ना मिस कर जाओ कि पेशेंट बेशक करप्शन के साथ है लेकिन इसको यूटीआई भी थी, या पेशेंट पीआईएच के साथ है लेकिन इसकी एचबीबी लो थी, या पेशेंट फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट के लिए आई है बट एट द सेम टाइम शी इज अ केस ऑफ थायराइड। सो because if you miss any of these things, for example a patient with fibroid and you miss that she is hypothyroid as well, तो आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी। इस वजह से आपकी जब तक आउटलाइन नहीं बनी होगी कि कोई भी पेशेंट किस तरह से आएगा तो आपने कोई भी चीज मिस नहीं करनी, तो फिर यू विल नॉट मिस एनीथिंग। ठीक है। जी मैम। तो ये इस तरीके से, एक सेकेंड जरा। सो मैं एक पहले थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट प्लान्स बताऊंगी, फिर आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग वॉलंटरली करना है। ओके। सो ठीक है। सो मैनेजमेंट प्लान्स, देखो बात यह है कि अभी हम मैनेजमेंट प्लान करेंगे उन सारे पेशेंट्स का। एक ऑप्स का मैं आपको बताती हूँ, हाउ डू यू प्रोसीड विद द मैनेजमेंट इन ऑब्स्टेट्रिक्स पेशेंट एंड हाउ डू यू प्रोसीड इन मैनेजमेंट फॉर द गायनी पेशेंट। ठीक है। ऑप्स के पेशेंट्स के हमारे पास जितने होते हैं, मैं अलग अलग भी आपको बता दूंगी क्विकली, इसी क्लास में रिकॉर्डिंग हो रही है, सो आई अपलोड ऑन यूट्यूब एज वेल ताकि आपको प्रैक्टिस में आसानी हो। बट क्विकली आपके आपके पास जो ऑप्स के पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास जो वहाँ एग्जाम में आएंगे, वी ऑल नो देर आर हार्डली 10 to 15 टॉपिक्स फॉर ऑप्स। इट इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, कार्डियक डिजीज, आईयूजीआर, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, रॉन्ग फॉर डेट्स, एनॉमलस बेबी, and maybe postpartum, okay, or and then maybe some little medical disorder like pregnancy with asthma, pregnancy with thyroid, pregnancy with epilepsy, etc., etc., right?
सो ये हमारे पास, ये मेरी उंगलियों में टोटल 15 पूरे हो गए। आई थिंक दीज आर ऑल द टॉपिक्स। ये हमारी फिंगर टिप्स पे बचपन से ही होते हैं कि ये ऑप्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेकिन अब इसकी एक आउटलाइन एज अ होल, आई गिव यू अ टिप, ठीक है। ये बहुत आसान टिप है एग्जाम में मैनेजमेंट को आउटलाइन करने का। आपके सारे के सारे 15 टॉपिक्स का एक माइंड मैप बना लो, ठीक है। इट्स एग्जाम, इफ यू डोंट गो विदाउट अ माइंड मैप, तो आपका जो है ना वहां पे काम नहीं, दिमाग नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसके लिए अब जो आपने सारे ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए इन 15, बिकॉज ये 15 टॉपिक्स आर नॉट एक्चुअली द 15 टॉपिक्स, दे आर मे बी 115 और 1015 टॉपिक्स, बिकॉज a patient may be sitting there who may be an elderly multigravida with hypertension, or which is a different patient from a patient who is primary gravida young patient with hypertension, right? So these are actually वही 1000 से ज्यादा टॉपिक्स बच जाते हैं considering different वो चीजें। सो इस तरीके से आपका होता है। सो एक एज अ होल पूरी आउटलाइन आपके ऑप्स के पेशेंट में किस तरह से हो जाएगी। ऑप्स में देखो, देयर आर टू थिंग्स। जब आप पेशेंट को मैनेज करने लगोगे एग्जाम में, आपके एक एक एम ऑफ मैनेजमेंट होगा एंड द आउटलाइन और द होल प्लान जिसके अकॉर्डिंगली यू विल अचीव दैट एम। एम मैंने इसलिए बोला कि आपका एम क्या है कि उस पेशेंट को, लाइक फॉर एग्जांपल शी इज हाइपरटेंसिव और मे बी डायबिटिक और व्हाटएवर। Okay, obviously, my aim is to take her as close to term as possible with the fetal-maternal monitoring. But उस aim को आपने किस तरीके से exactly define करना है, because she is not just having hypertension, she may be having other things. So आपने whenever you start with the management in obstetrics, आपकी जो शुरू में 2 से 3 पॉइंट्स होंगे जो कि आपके एम ऑफ मैनेजमेंट के होंगे हर पेशेंट में, और फिर उसी एम को आपने एक इलेबोरेट करना है अपने आउटलाइन में या प्लान में लेटर ऑन। वो जो 2-3 लाइन है जब आप बोलोगे, उससे आपका अपना माइंड भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कि इस पेशेंट में मैंने ये 3 बातें का ख्याल रखना है। नंबर वन, यू विल स्टार्ट विद द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट एंड द कपल के उसको है क्या। Maybe she's having hypertension in pregnancy, or maybe she's having cardiac disease in pregnancy, or maybe she's having anemia or whatever. So I will counsel patient and her husband about the diagnosis, right? फिर ये आपकी पहली लाइन होगी, जो भी डायग्नोसिस होगा पेशेंट का। नंबर टू में आपने उसकी बात अबाउट आई विल काउंसिल। नंबर टू, also I would like to know to I would like to tell them about the high risk nature of the pregnancy or the complications that may be associated फॉर द मदर और द बेबी। और फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इफ शी इज हाइपरटेंसिव तो क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस फॉर मदर और बेबी इफ शी इज हाइपर डायबिटिक। और सो आई विल काउंसिल द कपल अबाउट द डायग्नोसिस एंड वुड लाइक देम टू नो अबाउट द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू मदर एंड फीटस, ठीक है। ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। इसको आपने टॉपिक या उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली इलेबोरेट वहीं कर देना है कि ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या ये हाई रिस्क है या क्या है। Number two, whether she needs admission in the hospital or not. If she needs admission, what is the reason? There and then आपको बताना है हर patient पे. Because she is hypertensive and uncontrolled hypertension, and so that is why I would like to keep her in the hospital for the control of blood pressure, or for the investigations or for the workup of hypertension in pregnancy, right? तो नंबर वन पे काउंसलिंग, हाई रिस्क के बारे में बताया, इफ शी नीड्स एडमिशन और नॉट, इफ यस देन व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर द एडमिशन। उसके बाद नंबर थ्री पे यू विल क्विकली add 2 lines के if you need to involve a multidisciplinary team or not, and if she is having any other associated problem with the with pregnancy, like maybe she is having UTI जो आपको investigations examiner ने पहले दी होंगी, या maybe she is having any other thing छोटी मोटी जो आप मिस ना कर जाओ, तो आपने साथ ही multidisciplinary team, because she is hypertensive, I would like to keep a physician on board, or maybe if she's a cardiac patient, I would like to involve a cardiologist or the CCU team or whatever. Or if she is and then also if she's having और फिर UTI है तो I would like to treat her for the UTI if she's anemic। वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसका क्या फिर करना है, ठीक है। And last line in the aim of management will be about that I would like to take her as close to term as possible with the fetal-maternal monitoring, that is it। ठीक है, ये आपकी 4-5 लाइनें हर ऑप्स के पेशेंट में ओपनिंग सेंटेंस होगा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली। आज की जो क्लास है ना, अगर कोई पिक कर ले तो दिस इज आई थिंक ये पास और फेल कराने वाली क्लास है। ये वो टिप्स है जो कि आपको अगर समझ में आ जाए तो यू कैन नेवर मिस गेटिंग 70% मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ स्टेशन। ठीक है, ये मैं आपको क्लैरिटी से बता रही हूँ। आपको भी मैंने कहा, कोई चीज आपने एलैबोरेट नहीं की, आपने सिर्फ बात की है एम ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें आपने सिर्फ अपना माइंड मैप बनाया है अभी एग्जामिनर के सामने। हार्डली इसको 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकेंड लगेंगे ये बात करने में कि फॉर एग्जाम्पल इफ शी इज हाइपरटेंसिव, तो आई वुड लाइक the couple to know that the diagnosis of the problem, that she is having high blood pressure in pregnancy, which is a high risk nature of the pregnancy actually, because of these are the possible complications for the mother and the fetus, right? Then I would like to admit her because of the uncontrolled blood pressure and also for the workup of the blood pressure, right? So considering the investigations and everything. Okay. And then I would like to add these things के क्या उसे कहते हैं अच्छा उसके बाद then after the counseling, then I will add I would like to involve the multidisciplinary team because of the because she's having high blood pressure, so I would like to involve the physician या जो जो आपको लगता है, if she's at already at term and you want an anesthetist to evaluate her as well, कि आपको जो जो चीजें बीच में आपको लगता है कि वो होनी चाहिए, तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। एंड ऑल्सो इन हर इन्वेस्टिगेशन शी इज हैविंग यूटीआई और शी इज हैविंग एनी सच प्रॉब्लम, तो वो उससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आपने उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट करना है कि आई वुड लाइक टू टेक हर टू टर्म एज, ये आपने इसको इलाबोरेट कर दिया। अब इन बिटवीन इफ यू वांट टू एडमिट हर या जो वो, सो ये 4-5 बातें आपकी। अब आपने उसके बाद बात करनी है प्लान ऑफ मैनेजमेंट। Now you're going to elaborate these things. आप कहोगे कि I've admitted my patient in the hospital. अब once you have mentioned all the things in your aim of management, अगर आप अपनी elaborated management में for example patient का UTI भी मिस कर जाओगे, तो आप mention कर चुके हो, so you don't need to worry about it. Examiner knows that you have mentioned it and probably you have treated it, right? तो आप अब प्लान ऑफ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा, जो कि एक लंबा प्लान होगा जिसमें आपने बोलना भी ज्यादा होगा, उसमें आपने क्या मैनेज करना है, उसके अंदर आपने डिटेल बात ये करनी है कि बिकॉज शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और नॉट वट एवर, तो मैंने उसकी ये इन्वेस्टिगेशन कराई फॉर एग्जाम्पल, उसका उसका एल्ब्यूमिन यूरिया है या नहीं है या जो भी है। उ- फिर अब जो सबसे ज्यादा लंबा, अब आपने हर हर पॉइंट को इलाबरेट करना है। सबसे पहले आपने एडमिशन को इलाबरेट करना है कि मैंने उसे एडमिट किया है, तो मैंने उसका बीपी कितनी दफा चेक करना है, मैंने उसका फीटल हार्ट कितनी दफा चेक करना है, मैंने उसकी रिपोर्टें हर कितने दिन बाद रिपीट करानी है, वो सारा कुछ। उसके बाद आपने अगर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की है तो उसके उसके क्या कमेंट आपने, उसके बाद आपने फीटो मेटर्नल मॉनिटरिंग सो एज टू टेक हर एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है फीटो मेटर्नल मॉनिटरिंग, इसकी भी एक छोटी सी टिप। आप लोगों का अभी थोड़ा सा टाइम है, बट व्हेन यू कीप ऑन watching this lecture and again on the YouTube, तो आपको समझ में आएगा मेरी एक एक पॉइंट। मतलब आई एम टेलिंग यू टिप इन ईच एंड एवरी पॉइंट। ये टिप इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम सिनेरियो में यू मिस एवरीथिंग व्हेन आई से फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग। पहले आपने फीटल मॉनिटरिंग की बात करनी है, फिर मैटरनल की। इट्स नॉट बिकॉज मेडिकली कोई ऐसी बात है, ये भी एक टिप है। फीटल मॉनिटरिंग हमेशा कम होती है। क्या कह लोगे, फीटल किक काउंट कह लोगे, सीटीजी कह लोगे, बायोफिजिकल कह लोगे, हार्डली इफ यू फील लाइक ग्रोथ स्कैन या डॉपलर, राइट? इसके बाद बात खत्म हो जाएगी। जब आप मैटरनल मॉनिटरिंग की बात करते हो ना, तो वो एक अनलिमिटेड बात होती है। मैटरनल मॉनिटरिंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट आर अनलिमिटेड, then you go for the examination of the patient के points are unlimited, then you go to the investigation। हर टॉपिक की इन्वेस्टिगेशन और वो सारी चीजें आर अनलिमिटेड। तो अगर आप पहले मैटरनल मॉनिटरिंग की बात करोगे फीटल मॉनिटरिंग से, तो होगा ये कि मैटरनल मॉनिटरिंग में बात चली जाएगी अनलिमिटेड और फीटल मॉनिटरिंग की बात रह जाएगी। और एग्जाम में कोई भी चीज बात रह जाएगी तो फिर हर चीज रह जाएगी, राइट? सो तो मैडम ऑलवेज मतलब टॉक सबसे अबाउट पहले समथिंग विच इज एक्चुअली लिमिटेड। सो फीटल मॉनिटरिंग इज लिमिटेड इन एवरी पेशेंट। सो फीटल मॉनिटरिंग की बात करके, सो किस तरह, हाउ विल यू टेक पेशेंट एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल? By doing fetal maternal monitoring. If she's admitted in the hospital, I would like to give her fetal kick count chart, maybe BD, दिन में 2 दफा, CTG once daily is enough, and then if needed by a physical profile every 3 days. And if you think, according to the scenario, that she needs serial growth scans, or if you think that she needs to
get maybe her Doppler done after every 2 weeks or so, तो आपने, या जैसे भी आपको डॉपलर की जरूरत, वो तो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, तो फिर पर उसके बाद फिर आप फॉरन मेटर्नल मॉनिटरिंग पे चले जाओगे। इस तरीके से करते करते एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल, फिर वो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा कि किस जेस्टेशन तक लेके जाओगे, और जब जेस्टेशन पे पहुंचोगे उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होती है कि कितने वीक्स पे, फॉर एग्जाम्पल मे बी 36 और 37 और 38 वीक्स पे फिर क्या करोगे। देन यू विल रीअसेस द पेशेंट। मैं अपने हर लेक्चर में कहती हूँ कि जब भी जेस्टेशनल एज चेंज होती है पेशेंट की, तो आपने बात दोबारा रीअसेसमेंट से स्टार्ट करनी है कि आई वुड लाइक टू रीअसेस और रिव्यू हर रिगार्डिंग हर हिस्ट्री, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री। Maybe she has presented to you at 37 weeks or so and she is having labor pains, right? इफ शी इज हैविंग लेबर पेन्स, तो आपका तो सिनेरियो ही बदल गया ना। अगर आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन में लेबर पेन्स को ही रूल आउट नहीं किया, तो यू हैव एक्चुअली देन, एंड यू जस्ट एट 37 weeks you have missed the history thing, and you say that okay, she's a case of hypertension and I had discharged her at 34 weeks and now she has come to me at 37 weeks, and now I would like to see कि अब मेरा, I will discuss with her time and mode of management etc etc। so आपने इसके अंदर वो गलत हो जाएगा। आपने हमेशा कहना है कि आई वुड लाइक टू रीअसेस हर और रिव्यू द हिस्ट्री अगेन। हिस्ट्री का मतलब ये होगा कि आपने उससे स्टार्ट की बात, एक तो जेस्टेशनल एज उसकी कंफर्म की, उसके बाद आपने बात स्टार्ट की कि उसे लेबर पेन्स तो नहीं है, क्या पता वो लीकिंग के साथ आ गए। क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट डायरेक्ट टाइम और मोड ऑफ मैनेजमेंट पे चले जाओगे, तो जब सब कुछ हो जाएगा तो एग्जामिनर कहेगा कि पेशेंट को तो लीकिंग थी जब वो आई थी 37 वीक्स। सो आपने जब भी एग्जाम में एग्जामिनर या आप खुद पेशेंट की जेस्टेशनल एज चेंज करके बात कर रहे हो कि मे बी 37 वीक पे, या कई दफा होता है कि सारा केस डिस्कस हो जाता है, पेशेंट डिलीवर हो जाती है, और एग्जामिनर कहता है कि व्हाट यू हैड डन टू हर इफ शी हैड कम टू यू एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एकदम से सवाल आता है, यू हैव मैनेज द होल पेशेंट और पेशेंट डिलीवर हो गई है, और उनका क्या होगा, कंसिडर द सेम पेशेंट एंड शी हैड कम टू यू एट 12 वीक्स, और शी हैड कम टू यू इन हर early trimester, maybe it was her first visit to you and she was the same patient, तो क्या करते। तो फिर आपने ये नहीं करना कि because she is diabetic and I know she is diabetic so I will discuss with her diet and will control her diabetes, no। आप कहोगे एक्सक्यूज मी, आप उनको कहोगे कि आई वुड लाइक टू रिव्यू हर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि आप पेशेंट की जेस्टेशनल एज बदली, तो हो सकता है हर चीज बदल गई उसकी, क्या पता वो उसके अंदर 10 और चीजें एडेड हो, क्या पता 10 और चीजें ना हो जो इस वक्त है। आपने हमेशा जब टाइम बदलेगा एग्जाम के अंदर, तो आपने बात शुरू से शुरू करनी है उस पेशेंट में, ठीक है। आपने इसी तरीके से करना है। एक सेकेंड, ठीक है। आपने ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट हम कर रहे थे। तो जब पेशेंट टर्म के करीब आ गई, और फिर तो अगेन यू विल री असेस हर रिगार्डिंग हर हिस्ट्री एंड यू वुड लाइक टू एग्जामिन हर, उसका abdominal एग्जामिनेशन करोगे, एंड नाउ बिकॉज नाउ इज द टाइम व्हेन यू हैव टू प्लान फॉर द delivery or whatever, and if you think that there is no absolute contraindication for the normal delivery, then we will do her। हाँ, सॉरी, ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर आप कहोगे कि वही सारा हिस्ट्री ले ली, दोबारा से एग्जामिन किया, लेकिन अगेन ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड इन द हिस्ट्री ऑलवेज। ये नहीं कि अब आप शुरू से शुरू की दोबारा डेट्स और ये वो, आपने डायरेक्ट, बिकॉज शी इज हाइपरटेंसिव फॉर एग्जाम्पल, तो आपने डायरेक्ट डायरेक्ट उससे बात करनी है कि यू विल स्टार्ट विद कि उसका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, अब तक जो हम क्लिनिक पे करते हैं एक्चुअली, कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल क्या रहा है उसका, एनी ऑफ द सिम्टम्स रिगार्डिंग पीआईएच और प्री एक्लेम्पिया, जैसे हेडेक, विजन, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, एडीमा, वेट गेन, सडन वेट गेन, वो सारा, फिर बेबी की मूवमेंट्स, कोई कॉन्ट्रैक्शंस, लीकिंग, वो सारी हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन में यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। ये नहीं कि कहानियां लेके बैठ जाओ। एग्जामिनेशन में यस, पल्स इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आप उसका बीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका स्पेशली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, और उसके अंदर पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस भी देखोगे, प्रेजेंटेशन, क्या पता वो ऑल ऑफ अ सडन ब्रीच बन के आ गई हो, उसका प्रेजेंटेशन लाए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब देखोगे, फीटल हार्ट।
And now at this time, because she's here near term, she's here near term, so what you will do is that you will do the bishop score as well. You will do the pelvic assessment and the bishop scoring. So pelvic assessment में yes, you will do route CPD अगर वो previous normal delivery वगैरह नहीं है, and then you will do the bishop scoring, and you will see, you don't need to say the whole bishop. आपने हर चीज focused बोलनी है, so you'll say that I will check if the cervix is ripe or not. You know, if cervix is getting any changes because she's at maybe Braxton Hicks or little bit of labor pains, तो cervical ripening start हुई है या नहीं. If it is not ripe, then I will plan induction. If it is, then I can even go for augmentation, etc. वो फिर आपकी according to the bishop score आप. लेकिन बात बिल्कुल इस तरीके से करनी है, मतलब you will not miss anything and you cannot get less than 70% if you go according to this aim and plan of management outline. I am telling you, ये एक बहुत ही बड़ी टिप है. सो ऑप्स के केस में आपने पूरी मैनेजमेंट इस लाइन पे करनी है. ठीक है, अब तक कोई सवाल? मैडम बहुत अच्छा था। और मैडम जो फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग में आपने कहा, तो उसमें हम फीटस का पहले बताएं और मैटरनल का बाद में बताएं? क्योंकि फीटस में बात लिमिटेड है ना, जी मिटरनल जी। में तो अनलिमिटेड है. देन कई चीजों में देखो, इट्स नॉट लाइक दैट यू विल कीप ऑन टॉकिंग. एट टाइम्स एग्जामिनर स्टॉप्स यू एंड आस्क्स यू क्वेश्चंस. आपका उसमें टाइम, आपको कई दफा एग्जामिनर थोड़ा सा डिट्रैक्ट भी करते हैं. मतलब मैं बार बार कहती हूँ, नेवर थिंक दैट दोज एग्जामिनर्स आर सिटिंग टू पास यू. दिस इज एन एग्जाम. बेशक जो भी जो मर्जी कहे, आई डोंट नो कोर्सेज में क्या कहे या नहीं, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस इज द एग्जाम जिसमें एग्जामिनर आपको पास नहीं करने बैठे हैं. क्योंकि उन्होंने पास बहुत देख के करना है. उन्होंने, अब देखो, दिस इज द एग्जाम. दिस, अब इसके बाद पीपल विल बी रेफरिंग पेशेंट्स टू यू. ठीक है, मतलब वो फिर एक आप इस डिग्री पे हो गए कि यू कैन नॉट, यू हैव नो बडी टू रेफर पेशेंट टू यू. दिस इज द हाईएस्ट डिग्री यू विल गेट ना. उसके बाद आप पेशेंट, अब आपके पास रेफरेंस आएंगे. तो अब उन्होंने आपको, अब हर एक को तो वो पास नहीं करेंगे ना, बिकॉज हर एक को पास कर देंगे तो फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसमें डिसीजन मेकिंग और वो चीजें होंगे, तो वो मरीज किधर जाएंगे फिर. ठीक है, सो वहां पर वो बहुत क्रिटिकली देख के और बहुत बहुत ही इसीलिए तो पासिंग रेट और वो सब चीजें, इट्स नॉट इजी. इसलिए तो एट टाइम्स पीपल कीप ऑन रिपीटिंग एंड देन इवेंचुअली दे डू पास, जब वो होता है. तो उसके, तो इस वजह से इसमें आपने, और इसीलिए देखो, 60% इज अ पासिंग मार्क लिमिट. तो आप जब तक 70% जाकर तैयारी नहीं करोगे, तब तक पास होना मुश्किल हो जाएगा. एंड देन मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अब तो जो एग्जाम का पूरा पैटर्न है, उसके अंदर एक स्टेशन तो बुरा आना है. वो एक स्टेशन आना है जिसमें सबने फेल होना है, राइट. एक इतना ज्यादा अनहोना किस्म का वो स्टेशन होता है कि जिसमें आप बहुत, इफ यू गेट लाइक 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में भी, थर्ड पासिंग अगर 6 है तो आपका 2-3 आ रहा है, तो आपको वो भी 2-3 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट तो किया ना, वरना तो 2-3 भी ना है. तो आपको बाकी स्टेशन में एटलीस्ट 7-8 लेने हैं, विच इज 70-80%. वो बहुत ज्यादा है. वी ऑल नो बहुत ज्यादा है, ताकि आपके कॉम्पनसेट हो ये वाला स्टेशन. और अगर 2 स्टेशन बुरे हो जाए, फिर तो पता नहीं आपको कितने मार्क्स हर स्टेशन मिलेंगे. तो आपको हर स्टेशन की तैयारी एटलीस्ट 70% की करके जानी है. एंड देन देयर आर फ्यू स्टेशन अगेन विच आर वेरी वेरी गुड ऑल्सो. कुछ लोग उसमें 9 भी स्कोर कर लेते हैं, 8 या 9, विच इज अ वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर. 9 तो कोई एग्जामिनर देता ही नहीं है. सो यस, 8 के पास आप. ठीक है, सो इस तरीके से आपने, सो यू कैन नॉट मिस थिंग्स, एंड आपको पूरी तैयारी उस तरीके से करके जानी होगी. ठीक है, और कोई ऑब्स का भी बता दो, फिर मैं गायनी की भी एक छोटी मोटी आउटलाइन आपको बताती हूँ. मैम, अगर 36 वीक्स पे जैसे हमने कहा कि जो है हम उसका बिशप स्कोर चेक करेंगे और पेल्विक असेसमेंट के लिए 37 पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे बिशप स्कोर नहीं, फेवरेबल। नहीं, बिशप स्कोर आपने तब चेक करना है जब आप डिलीवरी प्लान कर रहे हो, राइट. इट डिपेंड्स, कुछ पेशेंट्स को आप 40 वीक्स तक लेके जाते हो, कुछ को 39 पे, कुछ जी को जी। 38 वीक्स पे. तो यस, 1 वीक बिफोर द पॉसिबल जेस्टेशनल एज जिस पे आपने प्लान किया हुआ है, यू कैन असेस बिशप स्कोर एंड डू द स्कोर, डू द स्वीपनिंग. सही। देन अगेन, फॉर एग्जाम्पल, आपने 38 वीक्स प्लान किया है, 37 वीक्स पे आप स्वीपनिंग करो, और साथ में आप उसका बिशप करो.
ऑब्वियसली 37 पे यही एक्सपेक्टेड है कि बिशप विल बी वेरी वेरी पुअर, you'll do sweeping. 38 पे बिफोर एडमिशन, then you'll do bishop again. पेल्विक असेसमेंट एट द टाइम ऑफ बिशप, वही 37 पे साथ ही पेल्विक असेसमेंट हो जाएगी. जी मैम. ठीक है ना. अगर जो बिशप यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, 37 पे अगर हमने डिलीवरी करनी है लेकिन बिशप फेवरेबल नहीं है, तो इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम सिजेरियन की तरफ जाएंगे क्योंकि इसका बिशप भी स्कोर नहीं, फेवरेबल नहीं है, IUGR बेबी है. बिशप आप कर नहीं, बिशप स्कोर आप कर रहे हो टू डिसाइड whether you are going to induce the patient or augment the वेट फॉर द patient. नॉर्मल डिलीवरी. बिशप स्कोर आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप उसको डिलीवर करोगे या सिजेरियन करोगे. बिशप स्कोर आप कर रहे हो, बिशप स्कोर कर ही तब रहे हो जब आपने प्लान किया हुआ नॉर्मल डिलीवरी का. ठीक जी है. जी मैडम. सो यू हैव प्लान फॉर द नॉर्मल डिलीवरी एंड नाउ यू आर डूइंग बिशप स्कोरिंग. And according to the bishop score, you will decide if you will induce the patient or you will augment. Induction और augmentation, augment में फर्क है. Induction तब when you have very very poor bishop, less than 6/13, okay, and then maybe 2 or 3/13 or something, then you will induce the patient, of course. If you've got better bishop, which means better cervical ripening, maybe more than 6/13, then you will do, or you can do augmentation. जी मैडम, वही बात है ना, अगर ये दोनों मतलब इंडक्शन और ऑगमेंटेशन के उसमें पॉइंट्स में नहीं आती बिशप, तो यहाँ पे सिजेरियन अगर हम कह दें, अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है 37 पे नहीं, या. कैसी बातें कर रहे हो? नो 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 नो. Bishop never decides that you will do the cesarean section. Failure of induction can decide the indication for cesarean section. एक पेशेंट का कितना को पुअर बिशप होगा, 0 होगा ना, या 1/13 होगा या 0 होगा, तो आप इंड्यूस करोगे. अच्छा, इंड्यूस करेंगे. अगर आपने एक पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ऑब्स्टेट्रिकल कोलिस्टेसिस की है, और जी बिकॉज ऑफ बाइल एसिड्स और एनीथिंग यू हैव प्लान्ड डिलीवरी मे बी इवन एट 35 वीक्स. जब बहुत हाई बाइल एसिड्स होते हैं, यू गो फॉर द डिलीवरी एट 35 वीक्स ऑल्सो, राइट. सो अगर आपने 35 वीक्स पे जिस पे यू आर एक्सपेक्टिंग वेरी वेरी पुअर बिशप, राइट, डज नॉट मीन दैट शी इज हैविंग पुअर. हाँ, पेशेंट को काउंसिल जरूर करोगे बिकॉज ऑफ वेरी पुअर बिशप. आपका फेलियर ऑफ इंडक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, जिसके बाद सिजेरियन सेक्शन हो सकता है. बट पुअर बिशप डज नॉट मीन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द नॉर्मल डिलीवरी. आप उसकी फिर भी इंडक्शन करके, बट एट द सेम टाइम बिशप कैन इम्प्रूव आफ्टर इंडक्शन ऑल्सो. सही मैडम, ठीक है. ठीक है. सो बिशप स्कोरिंग का सही वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कब वो आपने उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कब करना है. ठीक है ठीक मैम. है. सो ये ऑप्स के सारी मैनेजमेंट. और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? फिर क्विकली मैं गायनी का आपको बता देती हूँ. मैम, अगर 37 पे जो है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, IUGR है जिसमें के रिड्यूस ब्लड फ्लो आ रहा है, एब्सेंट, और उसमें तो हमने सिजेरियन के लिए जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि बेबी के डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस होते हैं इंडक्शन में. तो वहाँ पे सिजेरियन को ये कह के कि वेरी अनकंट्रोल्ड, गुड. तो वहाँ पे. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस तरह के बिल्कुल सिनेरियो, मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन पूछा. इस तरह के बिल्कुल सिनेरियोज होते हैं जिसमें एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड बट इट मे बी डेंजरस, राइट. जी जैसे IUGR में यही क्वेश्चन है ना नुषा. जी जी मैम. तो उसके अंदर हमने हमने मैनेजमेंट ऑप्शंस कैसे बोलनी है. देखो, जब भी आप मैनेजमेंट ऑप्शन बोलोगे वर्ल्ड ओवर, हर जगह, whenever even you are talking to the patient in your real life as well, जो भी चीज आप नंबर 1 पे बोलते हो उसका मतलब यही होता है कि डॉक्टर के मुताबिक ये आपके लिए बेहतर है. नंबर 2 पे जो चीज बोलता है डॉक्टर, उससे पता चलता है कि दिस इज द सेकंड ऑप्शन, राइट. So in this case, if there is maybe absent end-diastolic flow or maybe it's an IUGR with high ST ratio only, etc. एक second. ठीक है. अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू, इस तरह के पेशेंट्स जिसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट लाइक कॉन्ट्राइंडिकेटेड बट इट इज डेंजरस, तो जाहिर है फिर नंबर 1 पे जो आपको लगे, यू यू हैव टू बी सेफ डॉक्टर. तो आपके लिए सिजेरियन इज बेटर, तो आप कहोगे कि नंबर 1 पे ऑप्शन इज अ सिजेरियन सेक्शन. नंबर 2 पे बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सो नंबर 2 पे नॉर्मल डिलीवरी. हाउ एवर नॉर्मल डिलीवरी से ये एसोसिएटेड नुकसान है
जैसे ड्यूरिंग लेबर बेबी कैन गो इन डिस्ट्रेस एक्सेट्रा, बट एट द सेम टाइम विल कीप हर एट एज लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन और वो सारी बातें। ठीक है, ठीक है मैडम। इस तरीके से। सो आपने जहां पे दोनों चीजें पॉसिबल है तो जो ज्यादा बेहतर है पहले वो दो ऑप्शन और फिर दूसरा। और जहां पे बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है जैसे मे बी प्रीवियस 3 या प्रीवियस 2, उसमें फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। सही मैम। ठीक है, सही। और कोई? ऑप्शन देते हुए मतलब आपने बताया कि रीजन भी उसको बता दें क्यों कि मैं इसकी तरफ सीजेरियन की तरफ हाँ क्यों जा। जी, लेकिन पहले नंबर पे वो ऑप्शन जो बेस्ट है पेशेंट के लिए। जी मैम। डिसाइड तो पेशेंट ही करेगा ना, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन आपने थोड़ा सा उसे ये भी तो अपनी तरफ से भी तो बताना है कि क्या, तो नंबर 1 पे जो बोलोगे वो आपकी तरफ से है कि इट्स बेटर फॉर यू। हाउएवर कई पेशेंट्स इतने अड़े होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि वो कहते हैं कि हम ले लेंगे सेकंड ऑप्शन भी। तो जी उन्हें मैम। बताना तो है कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इस तरह फिर होगा। तो मैडम जो बता अगर एग्जामिनर कहे कि मोड ऑफ डिलीवरी आपके हिसाब से क्या होगा तो मैं हम कहेंगे कि मैडम आई विल डिस्कस द ऑप्शंस विद द माय पेशेंट। माय फर्स्ट ऑप्शन विल बी द सिजेरियन सेक्शन बिकॉज और उसका रीजन बता के माय यस, सेकंड ऑप्शन विल बी बिकॉज दिस ऑफ दिस। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी जी मैडम। एंड सेकेंड ऑप्शन विल बी दिस। ठीक है मैम। ठीक है, और सो ये ऑप्स की एक क्विक सी एक मैंने आपको आउटलाइन बताई है। आई डू क्विकली अबाउट गायनी एज वेल। इसी तरह हमारे पास गायनी में टॉपिक्स लिमिटेड हैं, बट वही लिमिटेड कहने को है वो भी हजारों में। इवन यू गेट एवरी पेशेंट एक डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर पेशेंट्स। और आप जहां भी जाकर बैठ जाओ, जो आपको कहने को ये इवन इंट्राऑपरेटिवली वी नो दैट एवरी पेशेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। और इवन मत सो आप कह नहीं सकते कि ये 15 टॉपिक ही हैं, बट हाउ एवर एक आउटलाइन अगर बनी हो तो यू विल नॉट मिस थिंग्स। आपका दिमाग सीधा चलता रहता है एग्जाम में भी। तो उसके अंदर आप जो गायनी क्या है उसमें भी अगर आप टॉपिक्स गिनो तो कहने को तो यही है कि फाइब्रोइड है, एडिनोमायोसिस है। एंड देन वी हैव, अगर आप, मैं तो इसे कहूंगी कि इंस्टेड ऑफ अलग अलग टॉपिक्स अगर आप उसको मास एब्डोमेन, HMB, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग एंड देन मे बी वेजाइनल डिस्चार्ज, इसमें कर लो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकोगे। लेकिन अगेन उसके अंदर आपने जब मैनेजमेंट की बात करनी है तो इसी तरह एक छोटी सी आउटलाइन हो तो बेहतर है। गायनी के अंदर हमारे पास इतनी कोई लंबी चौड़ी आउटलाइन की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ऑप्स में तो छोटी 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 चीजें एडेड होती हैं। तो गायनी के अंदर आपका बड़ा आसान सा ही काम होता है कि यू स्टार्ट ऑफ अगेन विद द काउंसलिंग। नंबर 1 पे ऑब्वियसली हमेशा मैनेजमेंट, बात की बात पहले काउंसलिंग। सो काउंसलिंग में फिर से पेशेंट एंड हर हस्बैंड और मे बी हर रिलेटिव्स अबाउट द डायग्नोसिस। सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ द डायग्नोसिस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल काउंसिल हर रिगार्डिंग द डायग्नोसिस दैट हर सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। नंबर 1, गायनी के अंदर जैसे ही आप डायग्नोसिस का नाम बोलते हो तो पेशेंट का एक नेचुरल सी बात है, उसका दिमाग चल रहा होता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। ठीक है, बिकॉज गायनी में जितने भी मसाइल हैं, मे बी पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है, या मे बी यू नो कोई मैस एब्डोमेन है, या एनीथिंग, द नेक्स्ट थिंग पेशेंट हैज टू आस्क और शी सेज कोई चांस तो नहीं मेलिग्नेंसी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जब आप प्लान और एम ऑफ मैनेजमेंट ही बोल रहे होगे तो उसके अंदर आप सबसे पहले डायग्नोसिस, एंड आई विल टेल हर दैट इट इज अ बिनाइन डिजीज और इट हैज गॉट वेरी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग मेलिग्नेंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो आप मैंने डायग्नोसिस बोला और फिर जो सिम्टम्स है गायनी के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनेजमेंट में को उस तरीके से लेके चलो तो आपके वही बात है कि आपने सिर्फ 60% तो नहीं, एटलीस्ट 70% की बात करनी है। तो आपने हमेशा पेशेंट के सिम्टम्स को क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ लेकर चलना होता है, फिर ही हम ट्रीट करते हैं। स्पेशली इफ गायनी में देर इज अ बिनाइन डिजीज तो वी मोस्ट इन 90% ऑफ केसेस वी ट्रीट द पेशेंट ओनली इफ इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। Otherwise, we don't need to treat her if it is a benign disease. So, and we also know कि हर चीज में गायनी में there are quality of life questionnaires, बड़े valid किस्म के questionnaires बने हुए. So we have to correlate the symptoms with the quality of life of the patient. So we will say that these symptoms are because of this diagnosis, right? And this is a benign disease.
And it is actually, but it is affecting the quality of life of the patient, considering maybe she's anemic, maybe she's having, उसकी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है लाइफ को या वो सारा कुछ, ठीक है। तो इसे एक स्टेटमेंट में एग्जामिनर को पता चल गया कि आपके लिए इस डिजीज की क्या इंपॉर्टेंस है। मे बी इट इज नॉट malignant बट इट नीड्स ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट होगा वो यही होगा कि आप हाउ विल यू यू नो कोई एडेड चीज होती है, मे बी शी इज हाइपरटेंसिव, मे बी शी इज डायबिटिक, मे बी इवन शी इज, मे बी शी इज एपिलेप्टिक, और मे बी एनीथिंग, एनी क्रॉनिक इलनेस जिसकी वजह से वो कोई मेडिसिन ले रही है या कोई चीज। तो आपने उस चीज को एलैबोरेट करना है कि बिकॉज इसको ये है साथ में, या मे बी इवन सिंपल यूटीआई, तो आई वुड लाइक टू ट्रीट हर फॉर दिस, और आई वुड लाइक टू सी इफ इट इज वेल कंट्रोल्ड और नॉट, और वो सारा कुछ, ठीक है। एंड इफ यू थिंक दैट यू नीड टू इन्वॉल्व अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अगेन, मे बी एनेस्थेटिस्ट और मे बी कोई भी फिजिशियन या कोई चीज, तो उसमें आप फिर देख लो। और फिर तीसरा ये, अच्छा उसके बाद ये करने के बाद, हाँ अगर पेशेंट साथ में अनीमिक है एंड यू आर प्लानिंग अ सर्जरी और सो, तो फिर अनीमिया की ट्रीटमेंट और सर्जरी की ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चलेगी। सो आपने ये करने के बाद जो तीसरा पॉइंट है, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर फ्रैंकली, जब आप मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले ही आपका माइंड क्लियर हो कि आपने इस पेशेंट को मेडिकली ट्रीट करना है पहले नंबर पे और फिर सर्जिकली, या पहले इसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड है और फिर मेडिकल या कंजर्वेटिव। सो आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग सर्जरी, तो उसमें तो फिर आप डायरेक्टली ले जाओगे बिकॉज दिस इज दिस टाइप ऑफ अ मास, और ये व्हेन आई एम प्लानिंग दिस टाइप ऑफ सर्जरी, और फिर सर्जरी की तैयारी एंड देन एलैबोरेट द सर्जरी एंड एवरीथिंग। तो गायनी के अंदर इतनी कोई लंबी चौड़ी या कंफ्यूजिंग किस्म के मैनेजमेंट प्लान होता नहीं है। लेकिन अगेन बिकॉज हम लोगों के माइंड में होता है कि हमने पेशेंट देखा है, वी नो कि पेशेंट का फेल, फॉर एग्जांपल यूबी कोलैप्स का पेशेंट है एंड शी इज अ फेल्ड केस ऑफ पैसरी, कि उसने पैसरी ट्राई की थी बट फेल्ड, एंड वी नो दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर एग्जांपल वीएच इन हर। और तो हम डायरेक्टली बोलना शुरू कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू से दैट आई वुड लाइक हर टू नो एंड हर अटेंडेंट्स आल्सो दैट इट इज the uterovaginal prolapse, which is a benign disease. Why is it a uterovaginal prolapse? वहीं पे बोलो, because the cervix is lying outside the vagina. So that is why it's a case of a uterovaginal prolapse, and her symptoms, all her symptoms like backache and urinary incontinence and everything is associated with this. And she has tried pessary before, and she's a case of pessary failure. So I would like to treat her. However, it's a benign nature of the disease. She is maybe 60 plus or something, and she's diabetic. I would like to see the control of diabetes, and will definitely maybe admit her in the hospital for the control of diabetes before the procedure. As I'm planning this type of procedure, so I would like to involve a physician, a diabetologist, and an anesthetist as well, so as to do the pre-operative management। और फिर आप उसको के अटेंडेंट्स को कि ये क्या सर्जरी होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस तरह करके फिर आप एलाबोरेट करोगे, इंस्टेड कि आप बात करो कि ये यूवी कोलैप्स का केस है और डायरेक्टली आप उस पर चले जाओ। इन बिटवीन इफ यू थिंक दैट उसको कोई अल्सर है तो उसके अल्सर वो सारा फिर आप बता दोगे, ठीक है। तो गायनी में इस तरह से इट्स वेरी इजी जी। मैम कोई जो कमेंट? जब हम डिजीज पे आए कि उस प्रॉब्लम को अब ट्रीट करना है, तब हमने ये भी मेंशन करना है कि पहले जैसे कि उसने ये मेडिसिन ली और उसको फर्क नहीं पड़ा, तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ मैनेजमेंट जो है जाहिर वो है। ये होगा। ठीक है। देखो गायनी में मैं पहले भी अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट फ्रॉम द पॉइंट शी हैज ऑलरेडी टेकन द ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी कम्स टू यू एंड शी हैज ऑलरेडी टेकन ओवुलेशन इंडक्शन फॉर 6 months, बट अगेन जो चीजें वो कह रही है कि वो ले चुकी है, वो आपको कंफर्म भी करना है कि क्या वो ठीक तरीके से भी ले चुकी है। पता ये चले कि क्लोमिड की डोज ही वो ठीक नहीं लेती रही, या लेजरा की डोज नहीं वो ठीक लेती रही, या वो उसमें फॉलिकुलर ट्रैकिंग में भी नहीं होती रही, क्या पता है कि वो क्लोमिड लेती रही है और उसका कभी फॉलिकल ही नहीं बना, यू नो। बट हाउ एवर इफ शी हैज रियली टेकन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एडिक्वेट टाइम विथ गुड कंप्लायंस, उसके बाद आपने अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है ना। ये थोड़ी होता है कि उसको उसी रास्ते पे घुमाई जाओ घुमाई जाओ, आपने उसको अगला स्टेप दिलाना, राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी वट एवर यू थिंक, इफ यू वांट टू चेक द ट्यूब्स और इफ यू वांट टू गो फॉर आईयूआई डायरेक्टली, आप उसको वो एडवाइस करोगे और उसमें साथ कहोगे कि मैं वहां से ट्रीटमेंट शुरू करूंगी जहां तक ये छोड़ के आई है। यू नो यू कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन वंस। इट्स फॉर ये प्रैक्टिकल लाइफ की भी एक एडवाइस है। पेशेंट नेवर कम्स बैक टू यू अगेन इफ यू, अगर आप उसको उसी रास्ते पे दोबारा घुमाना शुरू कर दो।
और इफ यू थिंक कि सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल शी इज सेइंग दैट आई हैव टेकन ओवुलेशन इंडक्शन फॉर मल्टीपल टाइम्स, और जब आप उसको इंक्वायर करते हो कि उसने ली किस तरीके से थी, डिड शी नो अबाउट द फर्टिलिटी, पता ये चलता है कि जी 2 से 3 महीनों तक तो ये होता था कि वो मेडिसिन लेती रही है, और जो फर्टिलिटी पिछले दिनों में मैंने ऐसा एक पेशेंट देखा कि पेशेंट बेचारी क्लोमिड लेती थी, और जब उसके फर्टिलिटी डेज होते थे तो उसके मियाँ की छुट्टी खत्म हो जाती थी। तो 8th डे पे और समथिंग हर हस्बैंड हैड टू गो बैक टू द सिटी जहाँ वो काम करता था, और वो पिछले 3-6 महीनों तक ओवुलेशन इंडक्शन लेके बैठी हुई थी, सो सो आप लेकिन अगर आप दोबारा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे दे रहे हो तो आप उसको खुद भी एक्सप्लेन करोगे कि बिकॉज वो तो ट्रीटमेंट ठीक तरीके से ली नहीं गई थी इस वजह से, बिकॉज यू आर यंग, बिकॉज एवरी इट्स टाइप ऑफ कोई और रीजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट आई वांट टू ट्राई ओवुलेशन इंडक्शन, तो उसमें फिर आप इस तरीके से उसको करोगे कि, लेकिन अगर उस रास्ते पे वरना दोबारा नहीं चला सकते अगर वो वहां तक ले चुकी है प्रॉपरली। ठीक है। जी मैडम। और कुछ इसी तरह जैसे मैंने अभी यूवी प्रोलैप्स की एग्जांपल दी अबाउट द पैसरी, सो यू हैव टू बी श्योर कि व्हाट डज शी एग्जैक्टली मीन अबाउट फेलियर ऑफ पैसरी। क्या पता उसे सही साइज की पैसरी ना रखी गई हो, वो उसने कहा कि मुझे पैसरी रखी थी, हमने देखे हैं ऐसे सारे पेशेंट्स, और वो कहते हैं कि पैसरी निकल आई, व्हेन आई वेंट टू द वॉशरूम वो पैसरी एक्सपेल आउट हो गई। पता ये चला कि पेस्ट्री का साइज छोटा था ना, यू कैन ऑलवेज ट्राई अ बिगर पेस्ट्री इन द सेम पेशेंट ऑल्सो, मे बी उस पेस्ट्री से वो बिल्कुल ठीक हो जाए, जरूरत ही नहीं। देन अगेन आपने ये भी देखना है कि वो कंप्लाइंट रहे, 6 महीने बाद आके निकलवा के नहीं इतनी उसको समझ हो कि वो निकलवा के नहीं रखवा ले, ऐसा ना उसे एक पेसरी से जिंदगी गुजारने बैठ जाए और फिर वो आए आपके पास 10 साल बाद फिस्टुला बना के। सो वो तो फिर बहुत ही गलत बात है, बट इफ यू थिंक दैट वो बेचारी इतनी इग्नोरेंट सी है कि शी कैन नेवर कम बैक टू यू अगेन, या उस हॉस्पिटल दोबारा नहीं आएगी, फिर तो और बात है, फिर तो उसकी अल्टीमेट ट्रीटमेंट ही होगी ना। बट अगर पैसरी की बात है और फेलियर की बात है तो उसे भी आपको देखना पड़ता है कि वाकई फेलियर ऑफ पैसरी है भी या नहीं। ठीक है। और मैडम और इट्स वही ऑलवेज बेटर, सॉरी इट्स ऑलवेज, एक बात कर लूं फिर सुनती हूँ, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ये चीजें मैनेजमेंट बोलते हुए एग्जामिनर को कन्वे भी करो कि शी हैज ट्राइड हर पैस्ट्री बिफोर एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इट फेल्ड बिकॉज इट केम आउट व्हेन शी वेंट टू द वॉशरूम, बट आई वुड लाइक टू रीअसेस द size that was placed inside. Maybe I would like to try a bigger pessary and then see if it also gets expelled or it doesn't suit to her at all, then I will go for the major surgery as she is a compliant patient and she understands what I'm saying. इसी तरह की स्टेटमेंट दे के अपनी बात बोले तो वो ठीक रहती है। मैडम फिर यही तो ये फिर हम अगर हमारे पास रोल प्लेयर बैठी है तो वही हिस्ट्री में ही ये उससे पूछ लें कि अगर आपको अब आगे आप जाहिर है। क्या चाहती हैं, पेस्ट्री फिर से रखवाना चाहती हैं, क्या पता वो साइज जो है ठीक नहीं हाँ जैसे निकल आया, या बिल्कुल, आप क्या पता पेशेंट ही कह रहा हो कि मैंने तो कोई हिट एंड ट्रायल मेरी बहुत हो गया मेरे साथ, व्हाई वुड आई गो नीड टू गो थ्रू द हिट एंड ट्रायल अगेन। बट जी अगेन एग्जाम में फिर भी आप एग्जामिनर से कहोगे कि आई वुड लाइक टू सिट विद हर, बिकॉज एग्जाम इज नॉट, देखो वहां 10 मिनट है जिसमें हर चीज होनी है डिस्कस, उसमें आप पेशेंट को तो नहीं काउंसल कर सकते कि पैसरी का मतलब क्या है, उसका फायदा क्या होगा एक्सेट्रा। तो आप कहोगे कि मैं इसको एक दफा प्रॉपरली काउंसल जरूर करूंगी कि बिफोर टेकिंग दिस बिग डिसीजन कि सर्जरी वर्सेस पैसरी, क्या पता वो आराम से बैठ के जब मैं इसको 15 मिनट में एक्सप्लेन करूं कि इससे क्या फायदे हैं तो ये मान जाए, बट इवन इफ शी सेज दैट शी वांट्स अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो आई गो फॉर अल्टीमेट ट्रीटमेंट। जी मैडम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के वो 2 लफ्जों की बात पे तो फैसला नहीं ना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ठीक है पेशेंट डजंट सीम टू अग्री टू दिस पॉइंट के वो हो पैसरी दोबारा हो ये वो, लेकिन देयर इज नो हार्म दैट आई वुड लाइक टू सिट विद हर एंड डिस्कस विद हर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन टेक द डिसीजन। जी मैम। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सो ये जो बातें मैंने आपको आज बताई हैं, इट्स बेटर इफ यू मेक नोट्स ऑफ दिस थिंग। ये जो पॉइंट्स 1 2 3 करके बताया मैनेजमेंट प्लान का, जैसे एक तरह से कह लो कि एक माइंड मैप बना के जाना है हर टॉपिक से रिलेटेड। और अभी टाइम भी है आपके पास, जैसे मैं हर दफा कहती हूँ हिस्ट्री को अपने अलग अलग कर लो हर पॉइंट से, हर टॉपिक से रिलेटेड। एग्जामिनेशन फोकस्ड के पॉइंट्स अलग कर लें, इन्वेस्टिगेशन फोकस्ड हर टॉपिक से रिलेटेड अलग कर लें, इस तरीके से मैनेजमेंट प्लान की जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप टॉपिक वाइज इसको अलग कर लो तो एक आध चीज ही एडेड होगी ना पेशेंट में। हाइपरटेंशन के साथ यूटीआई होगा या कोई और चीज होगी,
तो फिर आप परेशान नहीं होगे। और अगर कोई बड़ी चीजें भी ऐड ऑन हो गई जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अनीमिया, सब कुछ साथ ही हो गया पेशेंट को, तो फिर जब आपने हर चीज के पॉइंट्स अलग किए होंगे तो आपको उस वक्त एकदम से माइंड मैप बना के बोलने में बहुत आसानी होगी, एंड यू विल नॉट मिस। इंशाल्लाह 90-95% चीजें आप मिस नहीं करोगे। इंस्टेड आप फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से बोलोगे। जी डॉक्टर कारिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा एक सिनेरियो आया था एग्जाम में, उसमें जो है उन्होंने एसडी रेशियो जो है वो 3 का दिया हुआ था, पेशेंट टर्म पे थी। तो ठीक है। मैम प्लासेंटल इंसफिशिएंसी का भी वो बता रही थी, तो उसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस पेशेंट की विद स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नॉर्मल डिलीवरी करवाई थी, तो क्या ये सही था? और हम्म। मेरी एक सीनियर थी मेरे साथ, उन्होंने इसी सिनेरियो पे सी सेक्शन किया था। तो ठीक एग्जामिनर है। ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, वो सीधा ही लेके चली, कह रही फिर क्या करोगी, पोस्ट नेटली क्या करोगी। मतलब वो मुझे उसी पे ले गई। तो मतलब मुझे ये पूछना है सही क्या था और गलत क्या था? देखो, एसटी रेशियो ज्यादा है और प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है पेशेंट की। ऐसे केस में वही बात जैसे अभी डॉक्टर अनुषा ने बात की थी, तो मैंने कहा था कि आपने नंबर 1 और नंबर 2 करके ऑप्शन पेशेंट को देनी है अगर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है सिजेरियन से, नॉर्मल डिलीवरी की। तो आप देखो, इस केस के अंदर डेफिनेटली सेफेस्ट थिंग इज टू गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। उसकी वजह ये है कि एक प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी वाला बेबी अगर लेबर पेज में जाएगा तो वी नो देयर आर हाई चांसेस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर, और फिर आपको इमीडिएटली सिजेरियन के लिए प्रोसीड करना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हो कि माय नंबर 1 ऑप्शन फॉर द पेशेंट विल बी सिजेरियन सेक्शन, कंसिडरिंग द हाई morbidity or maybe high risk of fetal distress during labor. Or but however, number two option that I will give to the patient is the normal delivery, because it's not contraindicated. This case is not contraindicated for the normal delivery. तो मैं इसको इसलिए नॉर्मल डिलीवरी, बट फॉर नॉर्मल डिलीवरी कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग लगाऊंगी, लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन रखूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हर वक्त एक थिएटर अवेलेबल रखूंगी कि अगर इसको डिस्ट्रेस होता है तो फौरन से शिफ्ट होते सिजेरियन इसका हो सके। तो दोनों चीजें गलत नहीं है, लेकिन अगर आप नंबर 1 नंबर 2 करके बात करो तो नंबर 1 विल बी सिजेरियन सेक्शन एंड नंबर 2 विल बी द नॉर्मल डिलीवरी। इसमें अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो तो वो फिर सिजेरियन, फिर नॉर्मल डिलीवरी पे में आपको फंसा भी सकता है कि आपने इसको मतलब व्हाट इफ यू हैव डोंट हैव थिएटर एट दैट टाइम, पेशेंट डिस्ट्रेस में चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो, लेकिन इसको कहने का ये तरीका है, अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी बोलना है तो वो खुद ही जस्टिफाई हो गई कि मैंने पहले उसको सिजेरियन ऑप्शन ऑप्शन दी थी एंड देन नॉर्मल डिलीवरी। पेशेंट वांटेड नॉर्मल डिलीवरी, तो मैंने उसके सारे नुकसान बताए उसके नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड, एंड देन ऑल द प्री रिक्विजिट्स उसके पूरे किए ड्यूरिंग लेबर भी, उसकी सारी मैंने मॉनिटरिंग और वो चीजें पूरी रख के, एंड देन आई अलाउड लेबर टू हैपन। ठीक है। मैडम, जब हमने उसको ऑप्शंस दे दिए, अब स्ट्रक्चर डिस्कशन में तो एग्जामिनर जो है हमसे ज्यादा मतलब वो नहीं कह रहा होता। अब हमने हेलो। ये भी कह दिया हेलो। कि हमने पहला ऑप्शन एक दे दिया, ये फॉर द सेफेस्ट ऑप्शन, मतलब उसी को लेकर हम जो है मैनेजमेंट बताएंगे पेशेंट की, कि क्योंकि वो मतलब सेफेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, तो उसी को लेकर चलूंगी या नॉर्मल डिलीवरी का हाँ, बताऊंगी। आपने दोनों ऑप्शन दे दी। उसके जी बाद ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आई विल लेट द पेशेंट टू डिसाइड। एंड अगर वो जो भी डिसाइड करता है नहीं करता, वो अगर तो एग्जामिनर कहेगा शी हैज डिसाइडेड फॉर नॉर्मल डिलीवरी, फिर आप वो बात करो जो कि आपके हिसाब से, मतलब फिर तो नॉर्मल डिलीवरी की बात होगी ना। लेकिन अगर कोई बात नहीं की एग्जामिनर ने कि पेशेंट ने क्या डिसाइड किया, तो आप वही बात करो जो आपके ख्याल से ठीक है। ठीक है, सही है मैडम। क्यों? और मैं ये आपको बात बताऊं, ये बात इतना टर्निंग पॉइंट है कि नंबर 1 नंबर 2 करके बताना। ये इसको ऐसे नहीं करना है कि बस मैंने गलती से वो नंबर 1 कर दिया था, हालांकि नॉर्मल डिलीवरी भी तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है इस केस में। अगर आप ज्यादा हार्मफुल चीज नंबर 1 पे बोलोगे, बेशक वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, यू कैन इवन फेल द एग्जाम। सो जब आप ऑप्शंस दोगे पेशेंट को, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उसमें नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 की जो जो ये है बोलने का तरीका है कि आपने पहले क्या बोला फिर क्या बोला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ज्यादा या कह लो कि लेस सेफ चीज पहले बोल दोगे तो ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर को, जैसे अभी किसी ने जकारिया ने बताया कि मैंने उसकी नॉर्मल डिलीवरी की, लेकिन जरूर करो बट
पहले सेफ ऑप्शन लिखो, ठीक है। ठीक है मैडम। मैडम नेक्स्ट क्लास में आप जो है ना वो ऑप्स इमरजेंसी की मैनेजमेंट हमें कैसे लेकर चलनी है एज अ टीम, ठीक है, या कॉल फॉर हेल्प कहाँ पे हाँ कौन सी वो भी बात मैनेजमेंट। करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सो हाँ नेक्स्ट टाइम हम उस तरह कुछ कर लेंगे, बिल्कुल। बल्कि अब सिनेरियोज जो है आप बल्कि लिस्ट शेयर कर लो, कोई 5 के करीब सिनेरियोज, मतलब टॉपिक ही कर लो कि ये ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज है। आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट देम, एक एक करके हम उसे डिस्कस भी कर लेंगे। आप लोगों में से 5 लोग वॉलंटियर करके बोलने की भी प्रैक्टिस करना। आज तो ज्यादा मेरे बोलने वाली क्लास थी, लेकिन मैम ऑब्वियसली लेकिन आपने जो भी बताया ना वो सारी जो है ना वो बहुत अच्छी बातें थी जो हमें मैनेजमेंट में पता नहीं। हम बेड साइड पे खड़े होकर एक दूसरे से बात तो करते हैं लेकिन इस तरह से हाँ, नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी टाइम है, पहले अपना होमवर्क पूरा करोगे आप। यानी कि इस चीज की पहले तैयारी करो पूरी, उसके बाद जब आप लोग मिल के डिस्कशन करना शुरू करो तो ये चीजें स्ट्रीमलाइन हुई हुई हो, ताकि हवाओं की बातें ना हो और चीजें मिस ना हो उस पेशेंट में। अच्छा मैम हिस्ट्री में भी थोड़ी टिप इस वजह से क्योंकि हाँ, जब हम स्ट्रक्चर हिस्ट्री डिस्कशन। एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, इसकी हम एक पूरी अलग क्लास करेंगे इसी तरह की, क्योंकि वो कोई छोटी टिप नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है इसी तरह क्योंकि की। उसमें भी हमारे पास नॉन इमरजेंसी केसेस हैं और इमरजेंसी केसेस हैं। इमरजेंसी केसेस में हमने क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीड करना है हिस्ट्री में, और नॉन इमरजेंसी केसेस जो ओपीडी में आते हैं उनमें कैसे हिस्ट्री के लिए थोड़ा। ऐसे ही, और मैम ऑप्स के बिल्कुल। केस जैसे जैसे किसी को ये इजी लगता है कि वो करंट प्रेगनेंसी पे पहले फोकस करे पेशेंट के सिम्टम्स पे बाद में, या किसी को इजी ये लगता है कि पहले सिम्टम्स या जो डिजीज के साथ है उस पे फोकस करे, फिर करंट प्रेगनेंसी और उसके बाद जो है वो प्रीवियस प्रेगनेंसीज पे फोकस करे। तो इसके लिए भी थोड़ा गाइड करते हैं। बिल्कुल, देखो एक तो होती है ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी या गायनिक इमरजेंसी, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। और जो अदरवाइज केसेस है वो डिफरेंट चीज है। जो जो तो इमरजेंसी है, जैसे आई हैव सीन, फॉर एग्जांपल एक हम सिनेरियो देख लेते हैं कि एक पेशेंट आराम से बैठा हुआ है, लेके शी इज हाइपरटेंसिव एंड इज हैविंग प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी का केस है। कैंडिडेट ने उसका बीपी चेक किया और बीपी आ रहा है 160 110। नाउ दिस इज अ केस ऑफ एन इमरजेंसी, राइट? यू नो, फिर आप ये कहानियां नहीं कि आपका ये क्या होता है वो क्या, शी नीड्स ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, फिर आप उसको एज इमरजेंसी, फिर आप पहले तो उसकी इमरजेंसी सिम्टम को तो ट्रीट करो ना, उसके बाद आप उसके बाकी की चीजें, ऑल दो बाकी की चीजें भी कवर हमने करनी है, लेकिन इस वक्त जो इमरजेंसी है पहले उसको ट्रीट करना है। एक पेशेंट अब्रप्शन के साथ आ गई है, तो पहले आप उसकी अब्रप्शन तो ये तो नहीं ना कि बिकॉज शी इज हाइपरटेंसिव एटसेट्रा एटसेट्रा तो मैं इसकी जेवीपी देखूं या पता नहीं क्या देखूं, तो पहले तो आप उसकी वो ब्लीडिंग, अब्रप्शन या डिस्ट्रेस को मैनेज करो ना, ठीक है। अच्छा मैम, मुझे एक बात काम पूछनी थी। इफ आई वांट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसका प्रोसीजर क्या है, किसे बताना होता है, कोर्स, कैसे? वो जो हमारा ग्रुप है ना व्हाट्सएप, उसमें जो सबसे पहले वॉलंटियर करता है वो प्रेजेंट करता है। यू कैन इवन सजेस्ट योर ओन टॉपिक ऑल्सो। ओके ओके। अगली क्लास हम एक कर लेंगे हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और इमरजेंसी सिनेरियोज वाली, जैसे अनुषा ने किया, उससे अगले के लिए बेशक आ रही है। आप अभी जो सबसे पहले वॉलंटियर करते थे ना विद द टॉपिक, वो प्रेजेंट कर लेते हैं। चाहे मैडम आप अभी कर दो या थोड़ी वो कर दो जब भी क्लास के बाद का, जैसे। जी, मैम लास्ट जो क्वेश्चन फिर हमें चलना। जी अनुषा। मैडम जो रेज्ड बीपी वाला अभी सिनेरियो आपने बताया इसमें अब पेशेंट जो है इस बीपी तो है लेकिन इट्स नॉट लाइक कोलैप्स पेशेंट है या सीवियर इमरजेंसी है, तो इसमें भी हम कॉल फॉर हेल्प करेंगे। हम्म, करेंगे बिल्कुल, ठीक है। कॉल फॉर हेल्प इन अ सेंस, ऑब्वियसली देखो आप विदाउट टीम तो कभी भी मैनेज नहीं करोगे ना। आपने अगर उसे इंजेक्टेबल देनी है एंटी हाइपरटेंसिव, या उसे मैग्नीशियम लगाने की जरूरत है या कुछ, तो यू विल नीड योर टीम, ठीक है। साथ एक बंदा उसका फीटल हार्ट देख ले, उसका वो कर ले। किसी ने हाथ खड़ा किया है, डॉक्टर हिना ने। जी, एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हिना। जी मैम, ये एक्लेम्पशा की इमरजेंसी के हवाले से आपने बताया ना, तो मेरा एक स्टेशन था, तो उस पे एग्जामिनर ने बताया कि है ना, हाउ विल यू गो फॉर एक्लेम्पशिया, व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर एक्लेम्पशिया। तो मैंने उसे हम्म, ए टू जेड जो बुक में लिखा हुआ है वो सारा बता दिया, लेकिन देन अगेन शी आस्क्ड, यू
Z एंड सारी मैनेजमेंट A to Z CAB अब्रॉड जो सारा मैनेज हो गया, फीचर्स टेबल हो गई, डिलीवर हो गया अकॉर्डिंग टू, फिर आखिर में डॉक्यूमेंटेशन हो गई, फिर रेगुलर ऑर्डर रेगुलर डिल, लेकिन एग्जामिनर मुतमईन नहीं होता। उसने फिर अगला सवाल ये किया कि हाउ विल यू राइट अ प्रोटोकॉल, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स टू राइट अ प्रोटोकॉल, गो एंड हम्म रीड इट। तो हम्म बिल्कुल ठीक है। देखो बात यह है कि यस, मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोटोकॉल इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोटोकॉल तो वही है, जैसे एक फ्लो शीट जिस तरह बनी हुई है उस तरीके से आप फटाफट उसका कॉल फॉर हेल्प और वो सारा कुछ इस तरह से करते हैं कि बिकॉज इसके अंदर एक्लेम्पशिया के अंदर साइड बाय साइड फिर मैनेजमेंट चल रही होती है ना। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने उसको किस डोज में क्या लगाया, उसमें साइड बाय साइड सब कुछ चल रहा होता है। तो जिस तरीके से इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स की किताबों में प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, तो उस तरीके से फिर आपने वहां पर बोलना भी है। मैडम इसका मतलब हमने फ्लो चार्ट नहीं बोलना, बस ये बताना है कि अगर पेशेंट को फिट है तो मैग्नीशियम सल्फेट लगेगी, अगर सीवियर प्री इक्लेम्पशिया के सिम्टम्स हैं तो मैडम मैं जो नहीं, एक्लेम्पशिया का तो के मतलब ही लिए फिट्स है। ऐसे पेशेंट एक्लेम्पशिया तो मैं का तो मतलब ही फिट्स है ना, एक्लेम्पशिया इटसेल्फ। इसमें ये ऑप्शन थोड़ी है कि अगर ये होगा तो ये होगा। एक्लेम्पशिया का तो मतलब ही फिट्स है। मैम फिर प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे कैसे क्या होगा? एक तो प्रोटोकॉल फ्लो वही चार्ट होगा है जो जो प्रोटोकॉल मैनेजमेंट पूरा की है। किताबों में बना हुआ है। वो जो पूरा फ्लो शीट बनी हुई है वही प्रोटोकॉल है ना। जो मैडम ऐसा, हाँ, ऐसा करते हैं अगली क्लास में ये सारा डिस्कस भी कर लेते हैं, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, राइट। तो ठीक ये है आप सारे यू कैन, बल्कि अनुषा और हिना आप लोग ही मैं मेरा ख्याल है 5 से 6 भी काफी है। अगर टाइम बचा तो क्विकली छोटे छोटे और भी कर लेंगे। ये 5-6 मेन के टॉपिक्स अगर ग्रुप में कर दो ताकि सब पढ़ के आए, देन यू कैन वॉलंटियर, ये आप लोगों का भी बड़ा फायदा होगा। एंड देन वी कैन डिस्कस ऑल दीज इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एंड इमरजेंसी केसेस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ठीक है मैम ओके इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम, सो मच मोस्ट मैम, वेलकम। मैडम जज़ाकल्लाह मैम।